हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। स्वागत है एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। तो चलिए अब पैटर्न को चेंज करते हुए इस लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग एक वन ऑफ द फेवरेट एंड हॉट टॉपिक्स में से आता है, जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उनमें से भी मैं उन सारे आज क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि इस साल नहीं हर साल पूछे जाते हैं, और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप जेई मेंस की बात कर लीजिए या नीट की बात कर लीजिए। तो देखिए, आज जो भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो जेई मेन 2024 यानी इस साल जो आपका पेपर हुआ है, बोथ द सेशन जनवरी फरवरी और अप्रैल वाला, इन दोनों में यहाँ से जो क्वेश्चन जो कॉमन रहे हैं और सिर्फ इस साल नहीं हर साल पूछे जाते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे। अब आप देखो, 3 क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट तीनों का क्रक्स एक है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ देगा कि किसी मॉलिक्यूल का आपको पूछेगा कि शेप बताओ या ज्योमेट्री बताओ। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ अलग अलग मॉलिक्यूल और हमें बताना है किसका क्या शेप है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाता है कि उसका आप डायपोल मोमेंट बताइए, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, कम है, जीरो है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, इस तरह से आता है। और फिर एक क्वेश्चन बनता है पोलर या नॉन पोलर। अब देखो, जब कभी भी पोलर या नॉन पोलर बताना होता है तो हमें उसके लिए डायपोल मोमेंट चेक करना होता है, और डायपोल मोमेंट को चेक करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का आइडिया होना जरूरी है, जिसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू शेप का आइडिया होना जरूरी है। तो आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ एक एक करके सभी को देखेंगे। बट फिर से मैं यही कहूँगा, 3 क्वेश्चन अलग अलग तरह से फ्रेम हो रहे हैं, बट सभी का क्रक्स एक ही है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं, फिर आगे इनको हम लोग और समझेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इन सभी का शेप क्या होगा। अब एक चीज़ और आप समझो, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग ज्योमेट्री और शेप बताते हैं, ये दोनों सेम चीज़ नहीं होता, ये दोनों में एक डिफरेंस है। उसी के से हम लोग स्टार्ट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप ऑप्शंस देखो कौन सा सही है, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो, मैं इसकी बात करता हूँ, इसके थ्रू मैं समझाता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन से शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। अब आप H2O देखो, अब इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आना चाहिए, जिसको मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन आपको डिटेल में और समझना है तो उसका एक लिंक यहाँ आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। अब आप देखो, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं। करना क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल एटम। तो फॉर्मूला क्या है, आप सेंट्रल एटम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखो, इसका ऑक्सीजन का कितना होगा 6, तो मैं आज 6 लिख रहा हूँ, प्लस साथ में मुझे बाकी एटम्स को देखना है जिसका वैलेंसी 1 है। तो आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है 2, तो मैं लिखूंगा 1 × 2, ठीक। और पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो अब आप देखोगे 6 + 2 8, 8/2 विल गिव यू 4। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है 4 बॉन्ड बनना है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मुझे पता चला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे देखना है H2O को। मैं एक कुछ चीज़ और लेता हूँ, सेफ और मीथेन ले लेता हूँ। मीथेन की भी मैं बात करूँ तो इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का कार्बन का कितना होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, 4 प्लस एक इसका वैलेंसी है, तो टोटल 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 ओवरऑल डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 4। सो अगेन ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप ऐसे समझो, 4 बॉन्ड मुझे चाहिए था, 4 बॉन्ड है भी, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है, लोन पेयर कितना है, 0 है, बिकॉज 4 - 4 0। तो इसीलिए जो इसका ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि 4 है, और शेप जो होगा ये भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो आप देखो, बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए, 4 मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 ही बॉन्ड बना रहा है। आप ऐसा समझो, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना, क्योंकि 2 H लगा है, इसका मतलब यहाँ 2 लोन पेयर हुआ है। तो अब 2 लोन पेयर को मैं कैसे सजाऊंगा, इस तरह से लोन पेयर, इसका भी आप देख लो, तो इस तरह से आप, मतलब मैं अगर रफली बोलूँ, इस तरह से हैज और वेस करके 4 बॉन्ड हो गया, इधर भी 4 बॉन्ड हो गया, बट उसमें से 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है। लेकिन अब मैं अभी भी कह सकता हूँ इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ तो आप ये समझो, शेप बताने के लिए मुझे कभी भी लोन पेयर को नहीं काउंट करना है। लोन पेयर को मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लूँ नहीं हूँ,
तो आप देखो ये कैसा दिख रहा है, बेंट, तो इसीलिए इसका जो शेप निकल कर आएगा बेंट। यही कॉन्सेप्ट को आपको सब जगह अप्लाई करना। और मैं इतना टाइम लेके क्यों बताया, क्योंकि जब डायपोल मोमेंट और ये सब बाकी कैलकुलेट करना होगा तो मेरे लिए आसान होगा। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी को मिटा के बाकी को फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो इतना तो मुझे दिख गया कि H2O का क्या होगा, बेंट। तो आप देखो H2O का बेंट है 3, B का 3 यहाँ दे रखा हुआ है, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे मैं डायरेक्टली कह दिया आंसर इज 1। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो बाकी का भी चेक करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, Br5 का भी लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 प्लस फ्लोरीन का वैलेंसी 1, तो 5 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 12 डिवाइड बाई 2। 6 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड कितना है, 5 है, तो बॉन्ड पेयर 6 होना चाहिए। तो लोन पेयर कितना हो गया, 1, 6 - 5 विल गिव यू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 3 1 4 2 6। तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। अगेन फिर से आप प्रॉपरली ड्रॉ करो, Br 1 2 3 4 5 6, सभी में फ्लोरीन जाएगा। अब आप देखो 6 हो गया तो मेरा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर है, तो मैं यहाँ बॉन्ड की जगह रैदर लोन पेयर दिखाऊंगा। तो कहने के लिए ये तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अगर मैं लोन पेयर को हटा दूँ तो ये स्क्वायर पिरामिडल दिखता है। इसीलिए ए का हो जाएगा 4, ए का हो गया 4। अब देखो ए का 4 इसी में दे रखा है, इन तीनों में अगेन नहीं है, तो अगेन आंसर 1 है। ठीक, सिमिलरली आप ClF3 का भी कैलकुलेट करो। ClF3 का भी हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सर अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 7 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 5। अब 5 होने के कारण क्या है, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर कितना है, 5 में से 3 गया 2, और 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट शेप क्या हो जाएगा, आप प्रॉपरली फिर से देखो, ClF F, यहाँ भी F, इस तरह से 2 लोन पेयर जाएगा। तो शेप देखने के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, एंड इट्स काइंड ऑफ टी शेप, आप प्रॉपरली देख भी सकते हो। अगर मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये टी शेप बन रहा है, अगर मैं लोन पेयर को हटा दूँ, इसीलिए ClF3 का क्या हो जाता है, टी शेप हो जाता है, यानी C का 1, C का 1। लाइकवाइज अब आप SF4 का भी निकाल सकते हो। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन में सिमिलरिटी देखो, यहाँ पर आपको दे रखा था और मैच द फॉलोइंग करना था, यहाँ आपको शेप डायरेक्टली दे रखा है और हमें बताना कौन सा कंपाउंड होगा। अब आप समझ गए, यहाँ से हम अभी सॉल्व करके आ रहे हैं Brf5 का स्क्वायर पिरामिडल, तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसका हो जाएगा Brf5। लेकिन आप PCl5 PF5 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह से कैसे करेंगे, अगेन क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो 5 + 5 10, 10/2 5, तो 5 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए, 5। लोन पेयर कितना होगा, 5 चाहिए, 5 है 0, इसलिए इसका क्या हो गया, आपको ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप भी क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और सिंस PF5 और PCl5 सेम है, क्योंकि दोनों ही हेलोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों तो हुआ नहीं, और Brf5 हम लोग अभी कैलकुलेट भी कर लिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहला टाइप समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग शेप बता पा रहे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें डाइपोल मोमेंट भी देखना है, पोलर और नॉन पोलर भी बताना है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताना है किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और इसमें बताना है कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो अगेन सभी का डाइपोल मोमेंट बताने के लिए फिर से याद करो, मुझे पहले सभी का स्ट्रक्चर मालूम होना पड़ेगा। पीछे हम लोग CH4 का देख कर आए, CH4 कुछ इस तरह से होगा, H H H। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसकी मदद से पहले बताता हूँ। आप HF की बात करो तो इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल नेगेटिव, ये हो गया फ्लोरीन, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट इसके तरफ गया। इस तरह से हम लोग एरो शो करते हैं। सेम वे में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा है, कार्बन है, तो इसलिए डाइपोल कार्बन की तरफ गया। इसमें भी क्या हो गया, डाइपोल कार्बन की तरफ गया। इस तरह से 3 डाइपोल कार्बन की तरफ गया। अब होता क्या है, यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल था, तो सीधे हम कह सकते हैं इसका कुछ डाइपोल होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो कहलाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। म्यू डिनोट करता है डाइपोल मोमेंट को। लेकिन अब जब पॉलीएटॉमिक आता है तो हमें रिजल्टेंट देखना होता है। तो अब आप यहाँ देखोगे तो एक डाइपोल ऐसे है और 3 डाइपोल इस तरह से है। तो अब इन तीनों का मैं अगर रिजल्टेंट लिखूँ, जो
ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। अब ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इन तीनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ? बट मैं ऐसा कैसे कह पाया? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर मालूम था। स्ट्रक्चर कैसे मालूम चला? पिछला याद करो, हम लोग देखें ये sp3 हाइब्रिडाइज था, इसलिए टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी और शेप भी। लेकिन वही मैं NH3 की बात करूं, आप NH3 का स्ट्रक्चर देखो, लाइकवाइज NH3 में क्या होगा, एक लोन पेयर होता है और 3 होता है। सेम वे में आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो sp3 आएगा निकल कर, और सिंस 4 बॉन्ड चाहिए बट यहाँ पर NH3 में 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर होगा, इसलिए एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से मैं कह पा रहा हूँ इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल बट शेप हो जाएगा पिरामिडल। देखो अब सिंस पिरामिडल था तभी मैं कह पाया एक लोन पेयर था, और अब लोन पेयर के कारण क्या होता है, डायपोल लोन पेयर की तरफ जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो तीनों डायपोल इसकी तरफ जाएगा NH बॉन्ड का। तो ओवरऑल मुझे क्या देखने को मिला, रिजल्टेंट इन तीनों का इसके साथ समअप हो गया, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर गया। तो ये भी क्या हो गया, पोलर, आई मीन इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो कहला रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करना। तो मैं अगेन यही एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं कैसे कैलकुलेट किया, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए था। स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, हाइब्रिडाइजेशन से मिला, तभी मैं डायपोल कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, जब पोलर नॉन पोलर की हमें जब बात करनी है तो जिसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यानी उसका कुछ ना कुछ डायपोल है, तो वो मॉलिक्यूल पोलर हो गया। तो NH3 क्या हो गया, पोलर, HF क्या हो गया, पोलर। लेकिन आप HH बॉन्ड की बात करो, HH बॉन्ड क्या होता है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है, तो कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है, तो डायपोल मोमेंट 0। तो H2 क्या हो गया, नॉन पोलर। CH4 हम लोग देख कर आ रहे हैं, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0, तो CH4 क्या हो गया आपका, नॉन पोलर। बस डायपोल मोमेंट मालूम है तो हम लोग पोलर नॉन पोलर कह सकते हैं। है भले 2 क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट तो एक ही है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी को भी सॉल्व करते हैं सेम वे में। जब आप CO2 का कैलकुलेट करोगे, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आ रहा है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर और शेप बता सकते हो। अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा भी दिक्कत है प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं आई बटन पे कह चुका हूँ। तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगेन अब डायपोल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0, ठीक। वाटर का हम लोग पीछे देख कर ही आए हैं। वाटर में क्या होता है, इस तरह से 2 H बॉन्ड होता है और एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। अगेन एक डायपोल मोमेंट इधर की ओर, एक डायपोल मोमेंट इधर की ओर, जिस तरह से N का डायपोल मोमेंट जा रहा था लोन पेयर की तरफ। अब अगेन जिस तरह से NH बॉन्ड का डायपोल था उसी तरह OH बॉन्ड का डायपोल होगा। अगेन ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, ये भी सम अप होगा तो इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, तो ये भी आपको हो गया नॉन जीरो। अब आप BF3 की बात करो, BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ प्लानर होता है। अगेन कैसे मैं कह पा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि BF3 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के कारण 3 ओवरऑल बाय 2, तो 3 आ गया, जिस कारण से मैं कह सकता हूँ ये sp2 हो गया। sp2 होने के कारण इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। 3 बॉन्ड चाहिए था और 3 बॉन्ड है भी, तो शेप भी क्या हो गया, प्लानर। अब मुझे मालूम चल गया कि ये प्लानर है तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर लिखा। अब जैसे ही स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ तो मैं कह पा रहा हूँ कि इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन दोनों का नीचे की ओर आ रहा है। ओवरऑल अगेन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसके बराबर हो जाता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 निकल कर आता है। तो मैं कह सकता हूँ इसका डायपोल मोमेंट 0 है। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से मैं कह रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, उस स्ट्रक्चर की मदद से मैं कह रहा हूँ इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अब सिंस डायपोल मोमेंट 0 है तो अगले ही क्वेश्चन में पूछ रखा है पोलर है कि नॉन पोलर, तो डायपोल मोमेंट 0, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, नॉन पोलर। इसी तरह से भले 3 अलग अलग क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट एक ही है। क्लियर हो रहा है? अब बचा SO2 का बात। अब SO2 को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अब देखो इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आता है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर लिखने आ रहा है, ठीक है। तो फिर से आप देखो इसका डायपोल मोमेंट कुछ इधर जाएगा, इन दोनों का नीचे की ओर आएगा। ओवरऑल इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आता है इसके इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी पोलर कहलाएगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ओवरऑल हमको क्या क्या मिला, 1 2 3, इसका आंसर हो गया 3। अब वही लॉजिक के बेसिस पे हम लोग इतना सॉल्व कर चुके हैं, बाकी को भी देख लेते हैं। H2O क्या है, नॉन पोलर, सॉरी H2O क्या है, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। SO2 क्या है,
डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो ये भी क्या हो गया, पोलर। CO2 क्या दिख रहा है हम लोग, डायपोल मोमेंट जीरो, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। HF की तरह HCl भी क्या हो गया, पोलर। और CHCl3 कैसा हो गया, याद करो, Cl H H और H, इन तीनों का डायपोल मोमेंट कार्बन की तरफ और क्लोरीन का खुद की तरफ, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट हुआ, तो इस ये भी क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो हमें क्या बताना था, नॉन पोलर, तो टोटल कितना हो गया, H2 1, BF3 2, CO2 3 एंड CH4 4, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। तो इस तरह से हम लोग कह पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर था और कौन सा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो था। लॉजिक क्लियर हो रहा है। अब हम लोग कुछ आगे सॉल्व करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5, 6 और 7, जिसमें से देखो 7 वाला आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। वंस अगेन जीरो डायपोल मोमेंट, वही काम आपको करना है, कमेंट करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। इंटीजर टाइप है, 1 2 3 4 5 क्या होगा। अब 5 और 6 को देखो, 5 में पूछ रखा है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, हम लोग पीछे ही सॉल्व करके आ रहे हैं PCl5 और PF5 का, कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कैसे, अगर आप PCl5 या PF5 को देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इस कारण से इसका जो डायपोल मोमेंट होगा Cl का इसके अपोजिट होगा दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ये Cl यहाँ है और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, तो अगेन ये दोनों भी कैंसिल आउट करेगा, तो ओवरऑल ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, इसलिए ये दोनों तो होगा नहीं। अब बच्चा NH3 और NF3 में, दोनों में फ़र्क क्या है, H की जगह अब आपको F लग गया है, तो होगा क्या, अगेन नाइट्रोजन का जो डायपोल है लोन पेयर की तरफ जाएगा तो पहला, और NH बॉन्ड का डायपोल नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बट NF3 में क्या हो रहा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए ये अपनी तरफ खींचेगा, तो लोन पेयर के कारण एक तरफ और इन तीनों का रिजल्टेंट एक तरफ, तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट पहले से कुछ घट गया। तो हम कह सकते हैं कि NH3 इज मोर, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इससे, तो मान लेते हैं इसका डायपोल मोमेंट 6 आ रहा है हाइपोथेटिकली, तो इसका 1 होगा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं मैक्सिमम डायपोल मोमेंट NH3 हो गया। अब देखो JEE मेन 2024 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब इसी को स्टेटमेंट में घुमा दिया है। मैं इसका जस्ट क्रक्स लिखा हूँ, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दिख सकता है ऊपर। देखो स्टेटमेंट 1 कह रखा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ट्रू, इसीलिए NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा NH3 से, गलत। हम लोग जस्ट इसमें सॉल्व किए, NH3 का ज़्यादा होता है और ये क्या कर रहा है, NF3 का, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रखा है कि डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल लोन पेयर एंड NH बॉन्ड्स, इसकी बात कर रहा है, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, गलत। ये सभी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। और वही NF3 में क्या कह रखा है, सेम डायरेक्शन में बट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना था, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन किए। अब एक और 2 क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ वीडियो को द एंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें बताना है कि कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हम लोग पीछे ही देख कर आए, उसी की मदद से सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब मैं मान सकता हूँ आप ये बना लोगे, तो ये sp3 है, ये नहीं है, ये sp3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये sp3 है, ये sp3 और ये भी नहीं, तो 1 2 3 4 टोटल 4 हो गया। अब आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं जस्ट आपको बता दिया इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वही बेसिक्स है। लिंक देखो आई बटन वाला। और अब इसमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, हम लोग पीछे ही सॉल्व करके आए और देखे कि ये क्लोरोफॉर्म पोलर होता है। बट अगर आप CCl4 की बात करो, जस्ट लाइक CH4 हो गया, CO2 भी पीछे देख कर आए, बस ये देखना बाकी है। तो अगर आप फिर से इसका देखोगे स्ट्रक्चर, तो इन सभी का डायपोल मोमेंट इस तरह से कुछ होगा, और अगेन ये सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके डायपोल मोमेंट जीरो, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, और सिंस नॉन जीरो तो इसलिए ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिसके थ्रू मैं आपको यही बताने की कोशिश किया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग शेप बता सकते हैं, उस शेप की मदद से हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायपोल मोमेंट की मदद से हम बता सकते हैं कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो आई होप आपको ये PYQ सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ एनालिसिस समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।